मैं 35 साल की भरपूर जिस्म वाली आंटी टाइप औरत थी। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का बचपन से ही शौक था और मेरा ये शौक पूरा हो गया। मैंने स्कूल के साथ बच्चों को घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे मजीद मिले और अपने बीमार वालिद की बीमारी का इलाज करवा सको। मुझे शुरू से ही टाइट कपड़े पहनने की आदत थी। जब स्कूल जाती तो मोहल्ले के लड़के मुझे ऐसे झूठते जैसे मैं कोई खाने वाली चीज़ हूँ, लेकिन मैं किसी पर ध्यान न देती क्योंकि मैं खुद लज्जती की आदत में इस कदर मगन थी कि मुझे कभी किसी लड़के की ज़रूरत महसूस न हुई थी। मुझे एक घर में ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन जिस लड़के को मुझे ट्यूशन पढ़ाना था वो दिखने में इस कदर खूबसूरत था कि मैं इस पर दिल हार बैठी। लेकिन वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, यानी कि मुझ जैसी बड़ी उम्र की औरत को पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन मैं फिर भी नाकाम कोशिश में लगी थी। इस दिन कमरे में बैठे इसको ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने जानबूझकर अपने गिले से दोपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया ताकि इसे अपने जिस्म का दीदार करवा सको। लेकिन जैसे ही नज़र मेरे गोरे वजूद पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि आज मैंने जानबूझकर नीचे के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने हिम्मत की और उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और दोबारा इसके करीब आकर बैठ गई। मैंने किताबें साइड पर रखें और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने, लेकिन मैं जिसको बच्चा समझकर इग्नोर कर रही थी वो इस कदर जवान मर्द निकलेगा मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब इसने मुझे बताया कि टीचर मैं अपनी अम्मा और अब्बा को रोज़ कमरे में ये सब करते देखता हूँ, इसलिए मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बड़ी उम्र की औरत को कम उम्र लड़का कैसे सुकून दे सकता है। मैं इस लड़के की बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे अंदर ही में पिछले 2 माह से शहरयार को पढ़ाने के लिए आ रही थी, उसकी वालिदा इसके रिजल्ट की वजह से बेहद परेशान थी। मैं इसकी स्कूल टीचर भी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे ही कहा कि मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने भी आ जाया करूं। फिर वो मुझे बहुत अच्छी ऑफर भी कर रहे थे। मैंने फौरन से हामी भर ली क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी, इसलिए स्कूल भी पढ़ा रही थी। मेरी वालिदा हयात न थीं और वालिद बीमार थे। घर में कोई ऐसा न था कि हमारी कफालत की जिम्मेदारी उठा सकता, इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। वहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 थी और घर के अखराजात के साथ साथ मुझे अपने वालिद की अद्वियात और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना पड़ता, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं था। शहरयार इसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ मैं पढ़ाती थी। नानत क्लास में इसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया था, तभी इसकी वालिदा ने मुझसे ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी। वो काफ़ी माकूल रकम मुझे दे रही थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं घर जाकर ही शहरयार को पढ़ाऊं। इसका घर भी मेरे घर से बहुत दूर न था, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था कि जैसा छोटे भाइयों के साथ होता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 15 साला लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। शुरू में तो इसकी वालिदा अक्सर इस कमरे में आ जाया करती थी, लेकिन फिर अपने काम की मसरूफियत की वजह से वो कम ही कमरे में आती थी। लेकिन कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता। एक बार मैं शहरयार को पढ़ाने के लिए गई तो कहने लगा, ठीक है आप मुझे मेरे कमरे में पढ़ा दिया करें, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ टेबल भी है और चेयर भी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा तो ड्राइंग रूम में पढ़ने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा वहाँ एसी नहीं और मुझे बहुत गर्मी लगती है, अब आपको क्या बताऊं, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है। शहरयार का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था, बल्कि इस लिए सब कमरों में एसी लगे हुए थे, सिर्फ लाउंज और ड्राइंग रूम में नहीं था। अपनी ये बात कहते हुए वो मुसलसल मेरे चेहरे को देख रहा था, बार बार ठंडी सांसें ले रहा था। फिर अपनी शर्ट का बटन खोलकर इसे यूं झाड़ने लगा जैसे कि पसीना खुश्क करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कमरे में पढ़ा दूंगी। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। इसने अपनी किताबें उठाईं और मुझे कहने लगा, मेरे साथ आए, मैं आपको अपना कमरा भी दिखाता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इसके कमरे में जाना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैं ड्राइंग रूम से उठ गई, लाउंज से होते हुए मैं शहरयार के पीछे ऊपर चली गई। शहरयार का कमरा शायद ऊपर के पोर्शन में था। उसकी वालिदा का नीचे अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए माँ बाप ने सर पे भी बहुत चढ़ा रखा था। पढ़ाई के अलावा इसकी तवज्जो दूसरी एक्टिविटीज़ पर थी। बहरहाल में जब ऊपर के पोर्शन में आई तो पूरा पोर्शन खाली था, ऊपर भी 4-5 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा इस पोर्शन में सिर्फ तुम रहते हो। कहने लगा हाँ, ये मेरा कमरा है, यहाँ पर गेस्ट रूम है, कभी कोई मेहमान आ जाए तो यह रह लेता है, वैसे सिर्फ मैं ही होता हूँ। इसने ये बात मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कही और फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा आए मेरे साथ। ये कहकर एक हाथ में इसने अपनी किताब पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसलिए भी नहीं टोका क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल तो ज़रूर छोटा होगा, इसे भी कुछ ज़्यादा। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया था, कमरे में दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए थे। इंग्लिश मूवीज़ के बैनर और बेबाक तस्वीर उसके कमरे में लगी हुई थीं, बल्कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें
देखकर पहले तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी नज़र शर्म से झक गई। मैंने बड़ी तीखी नज़रों से इसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, कहने लगा ये सब मेरी फेवरेट हैं। वो तो यूं बता रहा था जैसे वो शख्सियत निहायत अजीम हैं। बहरहाल में इसके ड्राइंग रूम के करीब जाकर कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था रिमोट से। इसने एसी ऑन किया था। मैंने कहा, अगर तुमने कायद आज़म और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत की तस्वीर लगाई होती तो मुझे खुशी होती। मैंने इसे याद दिलाना चाहा कि ऐसी बेहुदा तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगानी चाहिए थी। कहने लगा, अपनी अपनी चॉइस है। अपने कंधे उचक्का कर उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली, फिर उन तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगा, ये सब मेरी फेवरेट हीरोइन हैं। उनकी मूवीज़ देखता हूँ, वो सब ही बोल्ड किस्म की हीरोइन थी। मैंने कहा, फ़िलहाल अपनी किताबों पर तवज्जो दो, अपना रिजल्ट देखा तुमने? कहने लगा, अब किया, हर वक्त बस ऐसी ही बातें करती रहती है, कभी तो कुछ और भी बातें करे। मैंने कहा कि क्या बातें करूं? कहने लगा, दुनिया जहां में और भी बहुत सी बातें होती है करने के लिए। फिर कहने लगा, अब बहुत खूबसूरत है। इसकी ये बात सुनकर मैंने इसे हैरत से देखा था। मैं जानती थी कि मेरा शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता है, इसलिए शायद इसने मेरी तारीफ कर दी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अच्छी स्टूडेंट भी थी। प्यारे तो सभी हो, बहुत अच्छा हो कि पढ़ाई में भी अच्छे हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, आपको मैं कितना प्यारा लगता हूँ, देखें इसे सच सच बताइएगा। मैंने कहा, शहरयार तुम बहुत प्यारे हो। ये कहते हुए मैंने इसके सर पर हाथ फेर दिया, इसके बाल बखेर दिए, इसके रुखसार पर हल्की सी प्यार से चपत भी लगा दी, जैसे अक्सर हम छोटे बच्चों और बहन भाइयों को भी लगाते हैं। मेरी बात पर वो खुश हो गया। कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम अच्छा पढ़ो। कहने लगा, अच्छा, अगर मैं मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट ले आया तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने कहा, हाँ, अगर तुम A1 ग्रेड ले आए तो जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, सोच लें, जो मैं मांगूंगा अब वो मुझे देंगी? मैंने कहा, जो चाहे मांग लो, लेकिन पहले मुझे वो ग्रेड लेकर दिखाओ। मैंने कहा, अब जो पेपर तुम्हारे स्कूल में होने वाले हैं, अगर इसमें भी तुम अच्छे नंबर लोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फाइनल पेपर में तो अभी काफी वक्त था। मैं चाहती थी कि वो अच्छी तैयारी करे। चलू, इसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। कहने लगा, वादा करे मुझसे कि अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने इससे वादा कर लिया। इसने वाकई बहुत मेहनत की थी। उसके फिर बहुत अच्छे नंबर आए थे। जिस दिन इसका रिजल्ट आया तो इस दिन मैं बहुत खुश थी। इसकी वालिदा भी बेतहाशा खुश थी। उन्होंने तो मुझे 7-5 हज़ार इनाम के तौर पर भी दिया। कहने लगे, तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत हाई फाई ट्यूटर भी रखे थे। मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन इस लड़के ने तो कभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट ला के नहीं दिखाया। मैंने कहा, चलिए अच्छी बात है, इसने मेहनत की। मैं इसके रिजल्ट से पहले ही वाकिफ थी, क्योंकि पेपर मैंने ही चेक किए थे। इसलिए इसके घर आते ही मैं एक बहुत प्यारी सी घड़ी लेकर आई। मैं इसे ला दूं तो वो खुश हो जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो गुलाब की खुशबू से कमरा महक रहा था। एसी पहले से ऑन था क्योंकि कमरा काफी ठंडा था। मैं जब कमरे में आई तो वो भी मेरे साथ ही था। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। मुझे इसकी बात से हैरत हुई। मैंने कहा, कमरा लॉक क्यों किया? कहने लगा, आपने वादा किया था, आपको अपना वादा याद है? मैंने कहा, याद है। मैंने अपने पर्स से वो गिफ्ट पैक निकाल कर उसके सामने रख दिया। कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, तुम्हारा तोहफा है। वादा ये तो नहीं हुआ था कि आप मुझे गिफ्ट देंगी, वादा कुछ और हुआ था। मैंने कहा, अच्छा चुल्लू बताओ क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन वो देख लेना, वो चीज़ मांगना जो मैं तुम्हें दे सकूं। कहने लगा, आप मुझसे शादी करेंगी? मैं इसकी बात सुनकर जितना हैरान होती कम था। मैंने कहा, अपनी उम्र देखी है तुमने? इतने से हो और शादी करोगे? ये कहकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, तुम पहले शहरयार बड़े तो हो जाओ मेरी बात पर। कहने लगा, आपको मैं छोटा लगता हूँ? मैंने कहा, किया? इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले आया। कहने लगा, अब बताएं कि मैं बड़ा हूँ? फिर अच्छे खासे खाते पीते खानदान से था, कद काट का भी लंबा था। मेरे साथ खड़ा हुआ मुझसे 2 इंच बड़ा ही लग रहा था। उसकी इस हरकत पर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, कद की बात नहीं कर रही, उम्र की बात कर रही हूँ, अभी छोटे हो। कहने लगा, सिर्फ ये बताएं मुझसे शादी करेंगी या नहीं? मैंने कहा, कर लूंगी, लेकिन पहले तुम बड़े हो जाओ। कहने लगा, बड़े होने से क्या होगा? उसका ये सवाल सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, चलो आओ मैं तुम्हें आगे का चैप्टर समझाऊं। देखो, स्कूल में पास होना भी ठीक है, लेकिन असल बोर्ड के पेपर हैं। ये कहकर मैं राइटिंग टेबल के पास जाने लगी तो शहरयार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, अब मेरी बात का जवाब तो दे। पहले ये बताएं कि शादी करने के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है? इस सवाल का भला मैं क्या जवाब दे सकती थी? मैंने कहा, तुम पढ़ोगे, अच्छी जॉब करोगे, जिम्मेदार हो जाओगे, तभी शादी के काबिल होगे ना, फिर ही शादी करोगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, फिर तो अब बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या फायदा? में हंसने लगी। मैंने कहा, मजाक हो गया, अब छोटे हो। कहने लगा, बताओ अब के शादी के कितने काबिल हो? मैंने इसकी बातें नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अब यह हुआ था कि वो दिल लगाकर पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों
मेरा चचाजाद मेरे वालिद से मिलने आया था क्योंकि वो बहुत बीमार थे। अपने वालिद की बीमारी की वजह से मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी क्योंकि मेरी फीस के ज्यादातर पैसे उनके इलाज में लग गए थे। मेरा चचाजाद माली तौर पर कुछ ज्यादा अच्छा न था, वो भी जॉब करता था, दूसरे शहर में था। वालिद की बीमारी का सुनकर उनसे मिलने के लिए आ गया। काफी अच्छे मिजाज का था, मेरे वालिद से इसकी मोहब्बत भी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे वालिद इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगे। कहने लगे, हामिद मुझे फरवा की बहुत फिक्र रहती है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ शादी कर लो। मेरा बाप अपनी बीमारी की वजह से इस कदर मजबूर हो गया था कि खुद मेरे रिश्ते के लिए मेरे कजिन के सामने आंसू बहाए कह रहा था। इसने दोनों हाथ मेरे वालिद के पकड़ लिए, कहने लगा, ताया जान आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फरवा के लिए आप परेशान मत हो, मेरा आपसे वदा है, इसे कभी भी सहारा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे वालिद मुतमईन हो गए। मैं चाय लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात सुनकर मेरी बहुत ही हंसी छूट गई। मैं अंदर आ सकी। हामिद मुझे देख चुका था, कहने लगा, फरवा तुम क्यों नहीं रुक गई, अंदर आओ। मैं अंदर गई। मेरे वालिद बड़े खुश थे कि इसके लिए रिश्ते की बात लड़के वालों लड़के की तरफ से की जाए, इसमें औरत की इज्जत रहती है। वालिद ने तो हामिद के हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। इसने मेरे वालिद की बीमारी की वजह से मजबूर न उन्हें तसल्ली दी थी और शादी की हामी भरी थी। मैं किचन में आंसू बहा रही थी जब हामिद थोड़ी देर बाद खाली कप लेकर किचन में आया और मुझे रोते हुए देख चुका था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगा, देखो ताया, अबू ठीक हो जाएंगे, क्यों तुम फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हामिद, ताया अबू बहुत प्यार करते हैं, शायद उन्होंने तुमसे ये सब बातें कह दें, लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम जहां चाहो शादी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखकर कहने लगा, ये बात क्यों कही तुमने? मैंने कहा, बस अब्बा बीमार हैं, इसलिए मेरी वजह से फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर दी। कहने लगा, मुझे तुम वैसे भी अच्छी लगती थी फरवा, ताया अब्बा ना कहते तब भी मैं इसी इरादे से आया था कि तुम्हें उनसे मांग लूं, इसलिए ये मत समझो कि मैंने ताया अब्बा की बीमारी की वजह से हामी भरी है, इसमें मेरी अपनी दिली खुशी भी शामिल है। हामिद के जवाब पर मैं कुछ पुरसुकून हो गई। 2 दिन वहीं रहा, मेरे अब्बा से बातें करता रहता, हंसता था, बता रहा था कि अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। हामिद चला गया, मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगी तो मेरे अब्बा कहने लगे, मिठाई जरूर लेकर जाना, अपनी सारी दोस्तों को बताना तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैंने कहा, जी अब्बा ले जाऊंगी। स्कूल जाते हुए मिठाई लेकर गई, बाकी टीचर्स को भी ये खुशखबरी सुनाई और अपनी क्लास में भी बच्चों को मिठाई खिलाई। सब बच्चे बेहद खुश थे सिवाय शहरिया के। खबर सुनकर मुझे घोर घोर कर देखे जा रहा था। मिठाई का डब्बा जब मैं उसके पास लेकर गई, मैंने कहा, मुन मीठा करो। इसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। मैं तो इसके इस रवैये पर हैरान थी, मैं इसकी छठी की वजह भी समझ गई। इसने अपना बैग गुस्से से उठाया और क्लास रूम से बाहर चला गया। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ है। मैंने सोचा ट्यूशन जाकर इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। सब बच्चों के सामने इसने बदतमीजी की थी। सभी मेरी तरफ देख रहे थे, खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे। मैं जब इसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो वो गुस्से में था। मैंने कहा, सच बताओ, कोई हरकत करने वाली थी जो तुमने स्कूल में की थी? जब मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने गई तो इसकी वालिदा घर पर नहीं थी। कमरे में बाहर से 2-3 मुलाजिम थे। मैं इसके कमरे में ऊपर चली गई। बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, इसने दरवाज़ा खोल दिया। इंग्लिश गाने लगे हुए थे। शहरयार बड़े गुस्से में था, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख हो रखी थीं, लग रहा था कि जैसे वो शायद रो रहा है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसने मेरा बाजू खींच लिया, मुझे अपने करीब किया था। कहने लगा, शादी का वदा मुझसे किया था, रिश्ता किसी और से तय कर लिया आपने। ये फरवा पहली बार इसने मुझे हंसने की बजाय फरवा कहा था। मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपनी उम्र देखी है तुम ने? कहने लगा, क्या हुआ, मेरी उम्र को क्यों हर वक्त बच्चा समझती रहती है? मैं ऐसा किया आपका पूरा नहीं कर सकता जो वो आपका रुखे पिन का कजिन कर सकता है, क्या दे सकता है वो आपको? यकीनन आपकी तरह वो भी तो नौकरी करता होगा। मैंने कहा, क्या तुम सारी तमीज और लिहाज भूल गए हो? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे शहरयार पर शदीद गुस्सा आ रहा था।